जय हिंद स्टूडेंट्स। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, या इसको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया टॉपिक के नाम से भी कई बुक्स में लिखा जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू रिवर्स, जो कि या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, उन सबको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम ये क्या है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एक नदी की, एक रिवर की लाइफ क्या होती है और एक रिवर होती क्या है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पानी पहाड़ों से ऊपर से नीचे आ रहा है। ये एक बच्चों बेसिक एग्जांपल है एक रिवर का। तो अगर कोई आपसे पूछे रिवर या ड्रेनेज क्या होता है, दोनों बच्चों याद रखिए सिनोनिम है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रेनेज या रिवर सिस्टम क्या होता है। तो अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल और रिवर इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल और रिवर्स इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर सिस्टम। तो बेसिकली जब एक प्रॉपर रास्ते से, एक प्रॉपर बने हुए रास्ते से या चैनल से पानी चल रहा हो और वो नेचुरल हो, उसको हम ड्रेनेज या रिवर बोल देते हैं। और ऐसा ऐसा बहुत सारी रिवर का सिस्टम जो है उसको ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक रिवर है। अब बच्चों रिवर को पानी तो चाहिएगा, तो कहीं ना कहीं से पानी लेके वो शुरू होगी। तो मान लेते हैं बच्चों कोई रिवर है, वो इस पॉइंट से शुरू हो रही है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे रिवर का ओरिजिन। ओरिजिन यानी उद्गम स्थल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी जहां से वो शुरू होती है। अब वो बच्चों रिवर जाएगी, पहाड़ों के बीच में से होते हुए जाएगी, अल्टीमेटली वो प्लेन एरिया में आएगी और मान लेते हैं यहाँ पे वो रिवर खत्म हो गई। तो इसको हम बोल देंगे बच्चों रिवर का माउथ। हिंदी में कई बार इसको मुहाना बोल देते हैं, यानी वो पॉइंट जहां रिवर खत्म हो रही है। अब रिवर खत्म कहां हो रही है, या तो किसी बड़ी नदी में गिरेगी या वो किसी सी या ओशन में गिर रही है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना वो ओशन में गिरती, ना ही वो बच्चों किसी बड़ी नदी में गिरती। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया माउथ, और ये बच्चों हमारी रिवर का मेन फ्लो है। यानी जो हमारी रिवर की डायरेक्शन है वो फ्लो की ऐसी है। तो शुरुआत में क्योंकि वो माउंटेन्स में थी, बाद में वो प्लेन में आ गई, तो हमने उसका बेसिक ये बना दिया। अब क्या रिवर अकेली चलती है? बिल्कुल भी नहीं। एक रिवर के अंदर हमेशा छोटी छोटी रिवर मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी रिवर बनाते हैं। जैसे एक बच्चों ये छोटी रिवर थी, ये आके इसमें गिर गई। फिर एक छोटी रिवर थी, वो ये आके इसमें मिल गई। एक छोटी रिवर ये आके मिल गई और एक छोटी रिवर ये आके मिल गई। तो चार छोटी छोटी रिवर इसमें मिली। इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज। सिंगल प्लूरल का मतलब है। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। तो ये जो छोटी नदियां बड़ी नदी में गिरती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इस डायग्राम में इस रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरी हो गई? चार। अब क्वेश्चन आता है, क्या जो रेड से मैंने जो छोटी नदी डिनोट किया, क्या इनकी भी ट्रिब्यूटरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आपको इनकी भी बच्चों छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल सकती है। जैसे ये बच्चों हो गई, या ऐसे, या कुछ ऐसे, ऐसे। तो हर रिवर की बच्चों ट्रिब्यूटरी होती है। बड़ी रिवर की उससे छोटी ट्रिब्यूटरी, और जो छोटी रिवर उनसे और छोटी। ये सारा बच्चों जो है ये बेसिकली रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब जनरली हमें जब भी रिवर के बारे में पढ़ना होता है, वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे वो एंड हो रही है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से, ये तीन चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। प्लस अब आप एक और चीज देखो कि जब मैं इस मेन रिवर को पढ़ रहा था, तो ये अकेली रिवर तो नहीं है, ये तो बहुत सारी रिवर एक साथ हैं। तो अकेली रिवर रिवर या ड्रेनेज हो गई, और अलग अलग रिवर जो एक साथ कनेक्ट होकर एक बड़ी रिवर बना रही है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है ड्रेन सिस्टम या रिवर सिस्टम। और अब आप देखिए बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट पे रेनफॉल होता है या बारिश होती है। इस ये कोई रीजन है, तो बच्चों हमेशा याद रखिए बारिश का पानी है वो कोशिश करता है वो ना स्लोप में नीचे की तरफ कहीं मौका मिलेगा पानी को चला जाएगा। मान लेते हैं ये बच्चों थोड़ा हिली रीजन था और यहाँ पे बारिश हुई, तो उसका सारा पानी बच्चों इस रिवर में गया या इस रिवर में गया। अल्टीमेटली इस वाली रिवर से वो इसमें आएगा और इस रिवर से वो बड़ी रिवर में जाएगा। तो एक बच्चों रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास एक रीजन होता है। जैसे ये वाला बच्चों मैंने एक एरिया बना दिया।
ये एरिया वो एरिया है जिस एरिया में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी का इफेक्ट पड़ रहा है, या तो वो पानी सप्लाई कर रही है, या वो फ्लड लेके आ रही है, बाढ़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, या इस एरिया में जो बारिश हो रही है वो सारा पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है। तो इस एरिया को बच्चों हम बोलना शुरू कर देते हैं ड्रेनेज बेसिन। इस एरिया को क्या बोलना शुरू कर देते हैं? ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन वो एरिया है एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का, जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, उस रिवर के इफेक्ट को आप देख सकते हो, फ्लड को देख सकते हो, उससे पानी जो लिया जा रहा है उसको देख सकते हो। ये सारा बच्चों ड्रेनेज बेसिन होता है। अब इंडिया में आप सोच के देखो कितनी सारी नदियां हैं। एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर रिवर ही आएंगी, तो कौन सी रिवर आएंगी? जिनका ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज एरिया काफी ज्यादा होगा। तो याद रखिए इंडिया में बहुत सारी रिवर है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो रिवर इंपॉर्टेंट है जिनका ये जो ड्रेनेज बेसिन है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज कि नदी जो है क्या वो सारी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। जो रिवर्स होती हैं बच्चों वो याद रखिए, पहली चीज तो नेचुरल होती है। दूसरा, पहाड़ों से पानी जनरली नीचे की तरफ ही जाता है। कई बार जैसे क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि रिवर्स में पानी कहां से आता है, बच्चे बोलते हैं सर समुद्र से आता है। तो याद रखिए रिवर्स जो होती हैं वो जनरली पहाड़ों से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, और पानी समुद्र के अंदर वो गिरती है। यानी रिवर का जो फ्लो होता है वो माउंटेन से टुवर्ड सी या ओशन की तरफ होता है, या कोई बड़ी लेक होगी उस तरफ होगा। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन की डेफिनेशन वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रेनेज बेसिन इज द लैंड एरिया वेयर वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट ड्रेन्स इनटू बॉडी ऑफ वाटर सच एज रिवर, लेक और वेटलैंड और ओशन। तो ड्रेनेज बेसिन बेसिकली वो एरिया जहां बारिश का पानी इकट्ठा होगा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल में वाटर बॉडी में जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो इंडिया है क्या उसमें रिवर एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया विलेज अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी कहां से आएगा? जर्नल बच्चों अगर आप देखोगे रिवर में पानी कहां से आएगा? अब रिवर में बच्चों पानी आ सकता है ग्लेशियर से। जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, आपको याद होगा बच्चों फिजियोग्राफिक डिवीजन वाले टॉपिक में हमने ग्लेशियर को एक बार डिस्कस किया था और उसकी फोटो भी देखी थी। रेनफॉल से बारिश का पानी आ सकता है, किसी लेक से पानी आ सकता है कि बहुत बड़ी लेक है, उसकी साइड जो है वो नीचे की तरफ बच्चों स्लोप है, वहां पे कोई रिवर चल पड़ी हो। तो प्राइमरली बच्चों याद रखिए रिवर में पानी आने के तीन कॉमन सोर्स हो सकता है, ग्लेशियर, रेनफॉल और लेक। अब इंडिया में कोई लेक इतनी बड़ी नहीं है कि उससे बहुत बड़ी नदी चल रही हो, बट दुनिया में है। आपने बच्चों नाइल रिवर का नाम सुना होगा। नाइल रिवर जो है वो लेक से निकलती है, बट इंडिया में कोई इतनी बड़ी लेक नहीं है। तो इंडिया में ज्यादातर जो रेन है बच्चों, या तो उनका जो पानी है वो ग्लेशियर से आता है, या उनका पानी जो है वो रेनफॉल की वजह से आता है। अब इंडिया में बच्चों हम जो रिवर स्टडी करते हैं वो जनरली यही देखते हैं कि कौन सी रिवर में ग्लेशियर का पानी आ रहा है, कौन सी में रेनफॉल का आ रहा है। अब पहली जो कैटेगरी है इंडियन रिवर की बच्चों वो है हिमालयन रिवर। अब नाम ही आपको बता रहा है कि ये रिवर कहां से शुरू होगी? हिमालय से। तो दीज रिवर्स गेट देयर वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, सो दे आर पेरेनियल इन फ्लो। तो इनका पानी का जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, और क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर तो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, तो सारा साल होले होले बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है। इसीलिए ये जो रिवर है बच्चों इनका जो फ्लो है वो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब सारा साल फ्लो होता है, और इसका एग्जाम्पल है इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, गंगा और यमुना। तो हिमालयन रिवर का जो प्राइमरी एग्जाम्पल है वो बच्चों ये है। दूसरा, क्या हिमालय से आने वाली सारी रिवर जो है वो ग्लेशियर से आ रही है? क्वेश्चन, उसका आंसर जो है बच्चों वो है नहीं। कुछ ऐसी रिवर है जो आज से कुछ एक हजार साल पहले तक ग्लेशियर की वजह से आ रही थी, बट उनके जो ग्लेशियर थे वो मेल्ट हो गए। तो अब आ वो हिमालय के पहाड़ों से रही है, बट क्योंकि बारिश ही एकलौता उनके पास सोर्स है, तो जब भी बच्चों बारिश होगी उनमें पानी आएगा, वरना नहीं आएगा। इसकी बच्चों नॉर्थ इंडिया में कई एग्जाम्पल है, जिसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो एक रिवर है बच्चों, घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है बच्चों वो ओरिजिनली सरस्वती सिस्टम का पार्ट होता था। और आपने एक और नदी का नाम सुना होगा, सरस्वती नदी, जो कि बच्चों आज से कुछ एक हजार साल पहले थी, बट अभी उसका एग्जिस्टेंस हम क्वेश्चन करते हैं कई बार। तो कई ऐसी रिवर होती है ग्लेशियर क्योंकि मेल्ट हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो रिवर भी खत्म हो जाती है। तो याद रखिए हिमालय से शुरू होने वाली हर रिवर पेरेनियल नहीं होती, बट जब हम स्टडी करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो ज्यादातर बड़ी रिवर जो हिमालय से शुरू होती है, जो आज के दिन एग्जिस्ट करती है, वो सारी ग्लेशियर से आती है और पेरेनियल फ्लो में आती है। दूसरा, अगर रेनफॉल होती है उसमें फायदा क्या होता है, बस इन रिवर्स में पानी बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो रिवर है वो रिवर है पेनिसुलर रिवर। अब हम ऑलरेडी बच्चों पेनिसुला वर्ड का मतलब जानते हैं, तो पेनिसुला रिवर मींस वो रिवर जो कि इंडियन पेनिसुला यानी इंडिया के जो नदन सदर्न पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलती है। अब जो साउथ इंडिया है बच्चों, वहां पे रेन स्नोफॉल नहीं होता। स्नोफॉल नहीं होगा तो ग्लेशियर नहीं बनेंगे। ग्लेशियर नहीं बनेंगे तो बच्चों ओबियसली पेरेनियल फ्लो तो नहीं होगा। और साउथ इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि सारा साल ही लगातार बहुत ज्यादा बारिश होगी, रेनफॉल होगा। रेनफॉल पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होगा, बट स्टिल बच्चों सारा साल इतना रेनफॉल नहीं होता। तो जो पेनिसुलर रिवर है, दे डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर, सो दे आर सीजनल इन फ्लो। और नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा है, कावेरी आर एग्जाम्पल ऑफ पेनिसुलर रिवर। अब पेनिसुलर रिवर जो ज्यादातर होती है वो एफर्मल होती है। तो एक वर्ड है बच्चों एफर्मल। एफर्मल मींस जो थोड़ा सा सीजनल नेचर की होती है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंडिया में प्राइमरली हिमालयन रिवर, पेनिसुलर रिवर है। आज की क्लास में जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो होगा हिमालयन रिवर के ऊपर। नेक्स्ट जो बच्चों पेनिसुलर सिस्टम की हमारी सॉरी रिवर सिस्टम की क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों पेनिसुलर रिवर को। अब बच्चों एक और चीज, जो छोटी सी चीज है, जो इस साइड में बच्चों आपको एक जो फ्लो चार्ट है उसमें दिख रही है, इसमें आप देखोगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडियन रिवर, पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर को वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग में डिवाइड किया गया। ये क्या है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक और चीज नोट करो, हिमालयन रिवर जो है इसमें दो कैटेगरी बनाई है, एंटीसीडेंट और नॉन एंटीसीडेंट। अब ये क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, ये जो एंटीसीडेंट वर्ड है ना, एंटीसीडेंट वर्ड का जो मीनिंग है वो है ओल्डर देन हिमालय। ओल्डर देन हिमालय का मतलब है कि ये जो रिवर्स हैं ये हिमालय से पुरानी है। अब इसका क्या मतलब है? अब बच्चों याद रखिए, जैसा हमने पेनिसुलर जब अपना हमने डिस्कस किया था बच्चों फिजियोग्राफिक डिवीजन को, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिमालय एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के पहले बना था, और उससे पहले हिमालय नहीं था। जब इंडिया आके टकराया, इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट थी, तब हिमालय की फॉर्मेशन। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई रिवर ऑलरेडी फ्लो कर रही थी और बाद में हिमालय जो है वो टकराया, तो ऐसे केस में बच्चों क्या होगा? या तो ये नदी अपना रास्ता चेंज कर लेगी, या बच्चों ये हिमालय को बीच में से काट के निकलेगी। अब बच्चों आप एक और चीज सोचो, ऐसा तो हुआ नहीं कि हिमालय जो है एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया। तो कई ऐसी रिवर थी जो ऑलरेडी फ्लो कर रही थी, हिमालय की फॉर्मेशन होले होले हुई, तो उन्होंने हिमालय के बीच में से रास्ता बना लिया और हिमालय को काट दिया। तो ऐसी रिवर जो ओरिजिनली हिमालय से पहले चल रही थी और हिमालय फॉर्मेशन जब हो रही थी, उन्होंने अपना रास्ता बना के कंटिन्यू रखा, उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, ऐसी रिवर को हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। और एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है बच्चों इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। क्योंकि ये रिवर बच्चों हम मान के चलते हैं कि इनका जो टाइम है चलने का वो हिमालय से पहले का है। नॉन एंटीसीडेंट मतलब वो रिवर जो हिमालय के बाद चली है। क्यों? क्योंकि इनका फ्लो बच्चों ऐसा है कि वो हिमालय को क्रॉस कर ही नहीं सकता था। ओबियसली ये हिमालय के बाद चली है। तो ये बच्चों बेसिकली एंटीसीडेंट नॉन एंटीसीडेंट होता है, बट ज्यादातर एग्जाम में ये नहीं आता। बट स्टिल ये एक चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बच्चों ये पिक्चर है, आप इसमें देखिए, आपको पीछे पत्थर का पहाड़ सा नजर आएगा। बट रियलिटी में बच्चों जब आप थोड़ा सा इसको नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ये पीछे पहाड़ है ना बच्चों, ये पत्थर नहीं है, ये बर्फ है, ये ग्लेशियर है। और आप इसमें से देखो, इसमें से पानी बाहर आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि कैसे कोई रिवर ग्लेशियर से शुरू होती है। तो ये जो बच्चों आप देख रहे हैं, ये बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, और इसमें से पानी जो है बच्चों वो बाहर आ रहा है। और आप सोच के देखिए, हो सकता है इस पहाड़ में से कई जगह से ऐसे पानी बाहर आ रहा हो, सारा इकट्ठा होगा तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर बच्चों ये पर्टिकुलर जो इमेज है ये कौन सी है? ये आपका बच्चों होमवर्क है, आप इसको ढूंढना कि ये जो एग्जैक्ट जगह है, मैंने ये पिक्चर क्यों लगाई और ये जगह कौन सी है। ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों हिमालयन रिवर सिस्टम को जैसा मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हिमालयन रिवर सिस्टम में जो रिवर आती है उस रिवर का नाम है इंडस रिवर, जिसको बच्चों हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। अब ये जो इंडस रिवर है ये बहुत काम की रिवर है बच्चों, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर जो है इसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर, और इंडिया में से अगर आप बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1100 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये सारी इंडिया में से फ्लो नहीं करती, ये बाहर से शुरू होती है, इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान चली जाती है। तो इंडिया में अप्रोक्सीमेट लेंथ है लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास। कुछ बच्चों बुक्स में आप देखोगे तो 1115 होगा, कुछ इंटरनेट के सोर्सेज पे देखोगे तो 1120 होगा। तो इसलिए बच्चों याद रखिए अप्रोक्सीमेटली 1100 किलोमीटर इसकी इंडिया में लेंथ है। अब इंडस शुरू कहां से होती है? तो इंडस की शुरू होने की जो जगह है बच्चों वो है बोकारचू ग्लेशियर। अब ये बोकारचू ग्लेशियर कहाँ है? बोकारचू ग्लेशियर बच्चों पड़ता है तिब्बत में, यहाँ पे कहीं पे। तो ये बच्चों बेसिकली इसका स्टार्ट होने का पोजीशन है, ये तिब्बत से शुरू होती है। बोकारचू ग्लेशियर तिब्बत कहाँ है बच्चों? ये वाला जो सारा हिस्सा है ये तिब्बत है, और तिब्बत साइज में बहुत बड़ा है, यहाँ पे आधा तिब्बत भी नहीं दिखाई दे रहा है इस फोटो में। अब तिब्बत में एक लेक है, बड़ी फेमस लेक है बच्चों, मानसरोवर लेक, ये उसके पास से शुरू होती है। इवन कुछ टेक्स्ट तो ये बोलते हैं कि इंडस में जो ओरिजिनल पानी इकट्ठा होना शुरू होता है मानसरोवर लेक से होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए बकारचू ग्लेशियर जो मानसरोवर लेक के पास है तिब्बत में, वहां से बच्चों शुरू होती है। इंडस एक इंग्लिश नाम है, और इंडस जो ये जो रिवर है बहुत पुरानी है, तो ऑब्वियसली बच्चों ऐसा तो नहीं है कि शुरू से हम इसको इंडस बोलते हैं। इंडिया में जब वेद लिखे गए या उसके टाइम पीरियड के बाद के बच्चों जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनमें ज्यादातर में बच्चों इंडस को सिंधु नदी के नाम से लिखा गया है। तो इंडस का जो एंशियंट पुरानिक नाम है, वैदिक नेम है, वो सिंधु है। इवन बच्चों क्योंकि तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत के लोग थोड़ी इसको सिंधु या इंडस बोलेंगे, तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं सिंगी खम्बम या सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ या शेर का, और इसका एक ग्रीक नाम भी है, इसको ग्रीक लोगों ने सिंथोस बोला। अब ग्रीक लोग कहां से आ गए? क्योंकि ग्रीक लोग तो यूरोप में मिलते थे। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा दोस्तों, वो ग्रीक था। अब इसका और ग्रीक लोगों का आपस में क्या लेना देना है? तो उसको समझने के लिए बच्चों आपको हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करीब कितने पीछे, लगभग 2300 साल पीछे। और तब क्या हुआ था, अलेक्जेंडर की आर्मी इधर से क्रॉस करके इंडस और दूसरी नदी को बच्चों इंडिया की तरफ बढ़ रही थी। तो उसमें उन्होंने इंडस तो क्रॉस करी होगी या इंडस के पास तो आए होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने किताबों और अपने टेक्स्ट में इंडस का नाम लिखा। अब उस टाइम मान लो इसे सिंधु बोला करते होंगे, तो उनसे सिंधु बोला नहीं गया, उन्होंने इनको सिंथोस बोलना शुरू कर दिया। और आपको यह भी पता होगा बच्चों हिंदू जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सिंधु से आया है, और ग्रीक लोगों ने बच्चों शायद हिंदू वर्ड दिया, तो उसके पीछे बड़ी सारी थ्योरीज। अब इंडस शुरू कहां से होती है हमें पता लग गया, इंडस के नाम हमें पता लग गए। अब इंडस खत्म कहां होती है? तो इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी नियर कराची पाकिस्तान। तो इंडस आप देखोगे ये शुरू होती है चाइना से, चाइना से होते हुए ये इंडिया में एंटर करेगी लद्दाख, लद्दाख में घूम के बच्चों घूम के जाएगी पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आगे जाएगी और आगे जाके बच्चों ये कराची जो शहर है उसके पास बच्चों अरेबियन सी में गिरेगी पाकिस्तान में। तो ये शुरू कहां से हो रही है, नाम क्या, खत्म कहां हो रही है, हमें पता लग गया। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज है शोक, हुंजा, गिलगिट, द्रास, जास्कर, कुर्रम, सूरू, काबुल और पंचनद। तो ऊपर वाले नाम तो ठीक है बच्चों, ये नाम जो है ये है पंचनद। पंच मतलब पांच, नद मतलब रिवर, यानी पांच नदियों की एक स्ट्रीम। तो पंचनद बेसिकली पांच नदियों के मिलने से एक जो स्ट्रीम बनती है उसका नाम है। और ये पांच नदियां कौन सी हैं? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज। ये पांच रिवर जो है बच्चों ये हैं। और एक और रिवर है बच्चों जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, आपको नाम पता होना चाहिए, नुब्रा। आप कभी लद्दाख जाते हैं तो वहां नुब्रा वैली घूमते हैं, तो बेसिकली नुब्रा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो ये बच्चों हो गई ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। अब अगर बच्चों आप एक थोड़ा सा मैप देखो, ये जो इस फोटो में है, इस मैप को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। इसमें बच्चों एक चीज अगर आप नोट करोगे, इंडस ये जा रही है,
ये नाम लिखा हुआ है इंडस, ये पाकिस्तान चली गई। अब ये जो पंचनद है, इन पे अगर आप फोकस करो तो ये ऊपर सबसे झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, और ये सतलुज है। ये 5 रिवर है बच्चों, मैप में क्लियरली दिख रहा है। एक चीज नोट करो, ये 6 की 6 रिवर इंडिया से क्रॉस करके पाकिस्तान में जा रही है, और इनमें से 6 में से 4 रिवर तो शुरू इंडिया में हो रही है। अब पाकिस्तान को ये डर लगने लगा कि यार इंडिया के अंदर से रिवर आ रही है, और ये जो रिवर है ना इंडस बच्चों, इसको पाकिस्तान की लाइफलाइन भी आप कह सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर आप कह सकते हो इंडस और उसके आसपास की जो रिवर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान को ये डर हुआ कि ऐसा ना हो कहीं इंडिया पानी ना रोक दे इन रिवर्स का। तो पाकिस्तान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक को फोर्स करा के इंडिया से डील करवा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको बोला जाता है सिंधु जल समझौता, और ये कब हुई 1960 में। अब वर्ल्ड बैंक उस टाइम बच्चों बहुत पावरफुल था, हमें भी पैसे लेने होते थे, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। अब ये ट्रीटी क्या बोल रही थी? ये ट्रीटी बोल रही थी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन रिवर का 80% जो वाटर होगा वो पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, और 20% जो वाटर होगा वो इंडिया यूटिलाइज करेगा। यानी इंडिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, दूसरे बच्चों ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इन रिवर्स का पानी यूज कर ले, बाकी कमर्शियल पर्पस के लिए ना यूज करे, डैम वगैरह ना बनाए। और जो बची हुई 3 है, कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज, इनका 80% पानी इंडिया यूज करेगा, डैम वगैरह बनाए, बाकी थोड़ा सा फ्लो पाकिस्तान जाने दे, ताकि एग्रीकल्चर पर्पस थोड़ा सा उनका हल हो जाए। अब ये थी बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे ठीक काम करता, लड़ाइयां हुई हमारी और पाकिस्तान की, कई बड़ी बड़ी वॉर हुई बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा 1965 में, 1971 में, इवन कारगिल हुई 1999 में। इंडिया ने कहा चलो कोई नहीं, बट पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान वाले बच्चों मान ही नहीं रहे थे, और आपको पता है बच्चों कुत्ते की जो दुम है वो कभी सीधी होती नहीं। तो इंडियन सरकार ने इस बार कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, यानी ये जो पानी हम फ्रीली पाकिस्तान जाने दे रहे थे ऊपर वाली इंडस झेलम चेनाब का, अब नहीं जाने देंगे। और इंडिया ने डिसाइड करा कि हम इस पानी को अब रोकेंगे। रोकेंगे कैसे? डैम बना के। डैम बना के फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, या कोई दूसरे काम हो सकते हैं। तो आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है। हम लोग इस ट्रीटी के हिसाब से पानी पाकिस्तान नहीं भेज रहे, और हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम झेलम चेनाब के ऊपर डैम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज बच्चों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज है, क्या इनके बारे में भी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? और आंसर है यस, आपको पता होना चाहिए बेसिक इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं ये शुरू कहां से होती है, और कोई इनकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है वो बच्चों। तो सबसे पहली इनमें रिवर है झेलम। नॉर्थ से शुरू करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे। झेलम जो रिवर है वो बच्चों वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाएगी। तो झेलम जो है, मीट चेनाब इन पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा, झेलम का ओरिजिनल नाम झेलम नहीं है। आज से बच्चों लगभग 1200 साल पहले इंडिया में मुस्लिम लोगों का आइडिया भी नहीं था, वो रहते भी नहीं थे एटलीस्ट नॉर्थ में। बाद में मुस्लिम इन्वेजन आया, मुस्लिम लोग इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कंट्रोल करी। बाद में जो इस नदी का नाम है वो झेलम पड़ गया। बट इस रिवर का जो एंशियंट पौराणिक नाम जो हमारे वैदिक टेक्स्ट में है वो है बच्चों वितासता। तो झेलम का एंशियंट नाम है वितासता। फिर है बच्चों चेनाब रिवर। चेनाब रिवर जो है बच्चों वो बारालाचा पास जो है हिमाचल प्रदेश में, वहां से शुरू होती है, उसके पास से। और चेनाब जो है ओरिजिनली जो है एक सिंगल रिवर नहीं होती, ये 2 अलग अलग रिवर होती है। एक रिवर होती है बच्चों चंद्रा, और दूसरी जो रिवर होती है वो है भागा। तो चंद्रा और भागा 2 रिवर होती है।
ये दोनों रिवर बाद में मर्ज हो जाती है, चंद्रभागा रिवर बन जाती है। इसी को बाद में जम्मू कश्मीर में क्या बोल देते हैं, चेनाब नदी। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में चेनाब को ही चंद्रभागा के नाम से बोला गया है। अब चेनाब जो है वो पाकिस्तान जाएगी, हिमाचल से जम्मू, जम्मू से पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगी। और हमारे जो वैदिक टेक्स्ट थे उसमें बच्चों चेनाब को अलग अलग नाम अक्षणी, अस्किनी या इसकमती के नाम से बोला गया है। फिर बच्चों एक और चीज, कमाल की चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो झेलम का ग्रीक नाम है। झेलम जो है, ग्रीक लोगों ने इसका एक नाम रखा हुआ था बच्चों, वो है हाइडेप्सिस। हाइडेप्सिस। अब ये स्पेसिफिकली नाम क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी फेमस बैटल है बच्चों, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। ये हुई थी 326 बीसी में। ओब्वियसली इसका नाम हाइडेप्सिस है तो इसके किनारे हुई होगी। और ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, आपने सुना होगा बच्चों, अलेक्जेंडर की एक आदमी से लड़ाई हो गई थी जो इंडियन राजा था जिसका नाम था पोरस। तो वो जो रिवर हुई थी उसका नाम था बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, और वो झेलम नदी के बैंक के पास हुई थी, इसलिए इस बैटल को हम बैटल ऑफ हाइडेप्सिस के नाम से जानते हैं। फिर बच्चों रावी रिवर, रावी रिवर चंबा हिमाचल प्रदेश में से निकलती है, और अल्टीमेटली बच्चों ये हिमाचल से पंजाब, पंजाब से होती पाकिस्तान निकलेगी, पाकिस्तान में बच्चों जाके इट जॉइंस चेनाब। ये भी किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में जाके। और रावी का एक एंशिएंट नाम है बच्चों, वो है पुरुषनी। रावी को पुरुषनी नाम से जाना जाता है। अच्छा एक और कमाल का फैक्ट है, रावी नदी का एक और नाम है बच्चों, संस्कृत नाम। एग्जाम में हालांकि वो नहीं आता। रावी नदी का एक संस्कृत नेम भी है जो बाद के हिंदू वैदिक टेक्स्ट में यूज किया गया है। आपको ये पता लगाने ये नाम क्या है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पुरुष नहीं है, हमने कर लिया, बट स्टिल संस्कृत नाम एक और बच्चों रावी के लिए यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर बच्चों ब्यास कुंड रोहतांग के पास, रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है। तो मनाली अगर आप कभी गए हो बच्चों तो वहां बेसिकली ब्यास रिवर फ्लो करती है। और ब्यास रिवर जो है ये भी काफी एंशिएंट रिवर है, वैदिक टेक्स्ट में इसको विपाशा के नाम से लिखा गया है। अब ब्यास रिवर के बारे में एक फैक्ट बच्चों जो आपको पता होना चाहिए कि ब्यास रिवर पाकिस्तान नहीं जाती है, इंडिया में खत्म हो जाती है। तो ब्यास फ्लोज इन इंडिया ओनली एंड मेट सतलुज नियर हरिके पंजाब। तो पंजाब में एक जगह है हरिके, वहां पे एक बड़ा फेमस वेटलैंड भी है बच्चों, हरिके पतन बोल देते हैं उसको, हरिके वेटलैंड भी बोल देते हैं। वहां पे बच्चों सतलुज रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये ब्यास इंडिया में फ्लो करती है और ये सतलुज में गिरती है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारी रिवर है वो है सतलुज। सतलुज रकास लेक से निकलती है जो कि मानसरोवर लेक तिब्बत के पास है। तो अगर आप देखोगे, हमने ओरिजिनली बच्चों इस फोटो में देखा था कि इंडस जो है वो तिब्बत से निकल रही है मानसरोवर के पास से, तो सतलुज भी ऐसा ही होता है बच्चों। तो मान लीजिए ये इंडस है तो बाय चांस सतलुज बच्चों इधर से निकल रही है, तो दोनों बच्चों मानसरोवर के आसपास से निकलती है। तो रकास लेक के पास से निकलेगी, रकास लेक से बेसिकली मानसरोवर लेक के पास है तिब्बत में, और तिब्बत से निकली है तो तिब्बतन नाम तो हो गई। इसका तिब्बतन नाम है लोंगचैन खम्बम, लोंगचैन खम्बम। और इसका वैदिक एंशिएंट जो नाम है वो है शतद्रुम या शतोद्री। अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पर शतद्रुम लिखा गया है, कुछ जगह पर शतोद्री लिखा गया है। दूसरा एक और चीज, सतलुज जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस। इंडस की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बच्चों वो सतलुज है। और अगर आप एक चीज देखोगे, झेलम गिरती है चेनाब में, रावी भी गिरती है चेनाब में, ब्यास गिरती है सतलुज में। अल्टीमेटली सतलुज जब पाकिस्तान जाएगी, चेनाब भी बच्चों सतलुज में गिरेगी, तो अल्टीमेटली लास्ट बच्चों रिवर जिसमें चेनाब गिरती है वो सतलुज होती है। अल्टीमेटली पांचों रिवर का पानी इकट्ठा होगा और ये इंडस में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक बच्चों इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम में कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रिवर्स हमने पढ़ी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, इनके एंशिएंट नेम क्या थे, वैदिक नेम क्या थे। या क्वेश्चन आ सकता है
कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को कौन सी 3 रिवर का पानी जो है उसका फ्लो अपने हिसाब से कंट्रोल करने का मौका मिला था। तो ये है बच्चों इंडस रिवर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक गंगा रिवर। अब गंगा रिवर जो है बच्चों वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से होलिएस्ट रिवर में से एक गंगा है। गंगा की बच्चों जो लेंथ है ओरिजिनल वो है 2525 किलोमीटर। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। अब गंगा बच्चों शुरू कैसे होती है उसकी एक प्रॉपर कहानी है और इसको समझने के लिए बच्चों हम इस फोटो को देखते हैं, जो फोटो और ये जो डायग्राम सा बना हुआ इसको। तो उत्तराखंड में ओरिजिनली बच्चों 4 धाम है जिसको हम बड़े फेमसली 4 धाम यात्रा के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड में होती है। वो 4 धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हम सबने इन 4 जगहों का 4 धाम का नाम सुना है। इन चारों जगह से बच्चों 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती है। जैसे आप ये एक ब्लू कलर का बच्चों फ्लो देख रहे हो रिवर, ये जो ब्लू कलर की रिवर है इस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा देखो कहां से आ रही है? बद्रीनाथ से। फिर ये जो केदारनाथ है इससे पिंक रिवर आ रही है बच्चों, इसका नाम है मंदाकिनी। फिर ये गंगोत्री, गंगोत्री से बच्चों थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की रिवर आ रही है, इसका नाम है भागीरथी। और फिर है बच्चों यमुनोत्री, यमुनोत्री से पर्पल कलर की रिवर आ रही है जिसका नाम रखा हुआ यमुना। बेसिकली पानी पर्पल और ब्राउन नहीं है, ये सिर्फ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो 4 अलग अलग जगह 4 अलग अलग रिवर्स बच्चों। अब ये चारों रिवर अल्टीमेटली मर्ज होके बाद में एक बड़ी रिवर बनती है। कैसे बनती है उसको हम देखते हैं। तो इधर से बच्चों अलकनंदा आ रही है और आते आते बच्चों एक जगह पे वो मंदाकिनी से मिलेगी। तो मंदाकिनी ऊपर से आ रही है, ये दोनों आपस में मिली और इस जगह का नाम क्या है बच्चों? रुद्रप्रयाग। तो ये जो जगह है बच्चों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में मिलती है। प्रयाग बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द मतलब होता है जहां पे इकट्ठा हो, नदियां इकट्ठा हो प्रयाग बन जाता है। अब यहां से बच्चों फिर इस रिवर में पानी ज्यादा हो गया तो ये आगे चलेगी, तो ये आगे जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिली तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसको अलकनंदा ही बोलते हैं। तो इधर से अलकनंदा आई, अलकनंदा जब इधर से आई तो बच्चों यहाँ पे जिस जगह पे जिसका नाम है देवप्रयाग, उधर से जो भगीरथी नदी आ रही है ये आपस में मिलती है और यहाँ पे बच्चों भगीरथी और अलकनंदा जो ऊपर से आ रही है वो आपस में मिलेगी और एक नई स्ट्रीम बनेगी जिस स्ट्रीम का नाम पड़ जाता है बच्चों गंगा। तो गंगा नाम पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से पहले गंगा नाम की नदी एग्जिस्ट नहीं करती और देवप्रयाग बहुत होली जगह में से एक है। आपने बच्चों शायद इसको अलग अलग पिक्चर्स में देखा भी होगा। ये बच्चों देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग को अगर आप देखोगे तो देवप्रयाग में देखो 2 नदियां मिल रही हैं, एक रिवर इस तरफ से एक रिवर इस तरफ से। ये वाली जो रिवर है बच्चों, यानी ये वाली जो रिवर है ये अलकनंदा और ये जो व्हाइट से वाले पानी वाली रिवर है ये है बच्चों भगीरथी और ये दोनों आके मिल रही हैं और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों नदियां एक हो गई और ये जो फ्लो नदी का आगे गया इसका नाम पड़ जाएगा गंगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया बेसिकली गंगा शुरू कैसे होती है। अब एक प्रॉब्लम है, तो मैं कहां से मानू गंगा कहां से शुरू? बद्रीनाथ से क्योंकि अलकनंदा आ रही है, या भगीरथी से? तो ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट और ओरिजिनल जो मान्यताएं हैं धार्मिक उनके अनुसार गंगा का ओरिजिन हम गंगोत्री से मानते हैं, इसलिए उसका नाम गंगोत्री पड़ा है क्योंकि गंगा से गंगोत्री। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि शुरुआती स्टेज में गंगा को किस नदी के नाम से जानते हैं? आंसर होगा भागीरथी। तो याद रखिए ओरिजिनली गंगा गंगोत्री से निकली लेकिन शुरुआती स्टेज में उसका नाम हुआ भगीरथी। बाद में भगीरथी जो है वो अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी। फिर बच्चों ये गंगा जा रही है, इधर से यमुना आ रही है और बाद में गंगा और यमुना भी बच्चों एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह का नाम है बच्चों प्रयागराज। प्रयागराज नया नाम है, पुराना नाम इलाहाबाद है यूपी में और यहाँ गंगा और यमुना एक दूसरे से मिल जाते हैं, बाद में गंगा ही बन जाती है बच्चों। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रयागराज, जहां से इधर से गंगा और इधर से यमुना के मिल रही है। अब एक और चीज नोट करो, इस पॉइंट के बाद लगभग गंगा और यमुना एक दूसरे के पैरेलल चल रही है बच्चों, है ना? तो गंगा यमुना लगभग 800 किलोमीटर एक दूसरे के पैरेलल ऐसे ऐसे चलती रहती
ये तो है बच्चों गंगा की बनने की कहानी। तो एक बार इसको सेंटेंस में देखते हैं। तो गंगा ओरिजिनेट एज भगीरथी स्ट्रीम फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड मीट अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर कहां से निकलते हैं? शतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से। तो हमने अभी पढ़ा था बद्रीनाथ से निकलती है। किस ग्लेशियर से? शतोपथ ग्लेशियर। और ये दोनों नदियां मिलती है देव प्रयाग में, हैंडफोर्स नोन एज गंगा। और उसके बाद गंगा बन जाती है। बिफोर मीटिंग भगीरथी अलकनंदा मीट मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से ओरिजिन करती है एट रुद्रप्रयाग। तो आपके एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, या देव प्रयाग में कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है। तो देव प्रयाग में मिलेगी भगीरथी और अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग में मिलेगी मंदाकिनी और अलकनंदा। अब अगर आप उत्तराखंड कभी गए हैं या आप उत्तराखंड से हो, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि उत्तराखंड में तो प्रयाग नाम से ना पंच प्रयाग बड़ा फेमस है। तो अगर बच्चों आप थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को स्टडी करो, तो उत्तराखंड में पंच प्रयाग बहुत फेमस है। पंच प्रयाग मतलब पांच प्रयाग। अब वो पांच प्रयाग कहाँ है उसको देखते हैं बच्चों। इनमें से दो प्रयाग तो हमने स्टडी कर लिए, एक है देव प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग। इसके अलावा भी बच्चों और तीन प्रयाग हैं। जैसे एक प्रयाग बच्चों, ये व्हाइट वाला जो ब्लैक कर दिया मैंने, ये है विष्णु प्रयाग। एक ये प्रयाग, ये है नंद प्रयाग। और एक ये प्रयाग बच्चों, ये है कर्ण प्रयाग। अब ये क्या है? तो अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा गिरती है तो वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर जब नंदाकिनी स्ट्रीम अलकनंदा में गिरती है वो नंद प्रयाग है। और जब पिंडर गंगा गिरती है अलकनंदा में तो वो कर्ण प्रयाग है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप बच्चों थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो है बच्चों गंगा की शुरू होने की कहानी। फिर गंगा बच्चों यूपी में यमुना से मिलेगी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर ये यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से झारखंड बॉर्डर होते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएगी। अब वेस्ट बंगाल में भी बच्चों इसके साथ कुछ कॉमन चीज नहीं होती। वेस्ट बंगाल में कमाल का बच्चों गंगा के साथ चीज होती है। वो क्या? कि वेस्ट बंगाल में ये ऐसे जब टर्न करती है तो वेस्ट बंगाल में एक जगह आती है बच्चों फरक्का। फरक्का के आसपास गंगा जो है बच्चों वो दो हिस्सों में टूट जाती है। एक ही ऐसे सीधा निकल गया और दूसरा ऐसे इधर चला गया। बाय चांस बच्चों जो फरक्का से राइट साइड में देश पड़ेगा बांग्लादेश है, तो मोटा मोटा एक हिस्सा बांग्लादेश चला गया और एक हिस्सा बच्चों नीचे की तरफ चला गया। अब जो हिस्सा बच्चों बांग्लादेश गया, बाद में उसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। और जो हिस्सा इंडिया में रह गया उसका नाम पड़ जाता है हुगली नदी। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में गंगा बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट मतलब टूट जाती है। और कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, एक पद्मा और एक हुगली। पद्मा नाम बेसिकली बाद में पड़ता है, बट पद्मा आप याद कर सकते हो। अब हुगली जो है बच्चों ये डायरेक्ट कहां जाएगी? ये जाएगी सी में। कौन से सी में? बे ऑफ बंगाल में। तो ये बच्चों बे ऑफ बंगाल है और हुगली किस में गिर गई? बे ऑफ बंगाल में गिर गई। हुगली के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सिटी है। कौन सा है? ये भी होमवर्क है, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। लेकिन अभी बच्चों ये जो पद्मा है इसकी लाइफ बची हुई है। पद्मा अभी ऐसे खत्म नहीं होगी। तो कैसे होगी? अब पद्मा के बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं पद्मा ऐसे गिरेगी बच्चों, बट इतनी अच्छी नहीं है इसकी लाइफ। एक बाहर से रिवर आएगी बच्चों, वो रिवर पद्मा में आके मिल जाएगी। और इस रिवर का नाम है जमुना रिवर। इसका क्या नाम है? जमुना रिवर। अब जमुना रिवर, जमुना तो इंडिया में, तो बेसिकली इंडिया में यमुना है जिसको नॉर्थ इंडियन जमुना बोल देते हैं। बट रियलिटी में एक रिवर है जिसका नाम जमुना है। और ये जमुना और कोई नदी नहीं बच्चों, ये ब्रह्मपुत्रा है। तो जो ब्रह्मपुत्रा है इसी को बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं। तो याद रखिए जमुना ब्रह्मपुत्रा सेम नदी है। ये दोनों मिलती हैं तो नाम पद्मा पड़ा। फिर एक और नदी आती है बच्चों जिसका नाम है बराक। बराक नदी मिल जाती है जब इन रिवर में, तो एक बड़ी रिवर बन जाती है। उस बड़ी रिवर का नाम पड़ जाता है मेघना। और ये मेघना नदी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो छोटी सी कहानी है जो कि गंगा के खत्म होने के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो एट फरक्का वेस्ट बंगाल इट बाइफरकेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली एंड पद्मा। तो हुगली इंडिया में रह जाएगी, पद्मा बांग्लादेश चली जाएगी। गंगा आफ्टर बाइफरकेशन मीट ब्रह्मपुत्रा जमुना इन बांग्लादेश
एंड जॉइंट स्ट्रीम लेटर नोन एज मेघना, और बाद में इस जॉइंट स्ट्रीम का नाम क्या पड़ जाता है बराक मिलने के बाद? मेघना बच्चों। तो ये गंगा की शुरू होने की कहानी है, गंगा की खत्म होने की कहानी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं बच्चों, अगर मैं उसकी बात करूं तो गंगा की ट्रिब्यूटरी को हम दो अलग अलग चीजों से पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब वो दो अलग अलग चीजें क्या है? मान लीजिए बच्चों गंगा इस तरफ फ्लो कर रही है ऐसे, तो ये गंगा की जो है बच्चों ये लेफ्ट बैंक है, बैंक मतलब किनारा, तो लेफ्ट वाला किनारा, और ये गंगा का राइट बैंक है, राइट किनारा। अब इसमें कुछ रिवर जो है वो लेफ्ट की तरफ से आके मिल रही है, जैसे ये वाली रिवर ऐसे, या ये वाली रिवर ऐसे। कुछ रिवर बच्चों नीचे की तरफ से मिल रही है ऐसे। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज को जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब इसमें बच्चों जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, सोन और दामोदर। तो ट्रिब्यूटरी है, दोनों दोनों कैटेगरी ट्रिब्यूटरी है, बट एक लेफ्ट की तरफ से मिल रही है, एक राइट की तरफ से मिल रही है। अब ये हम क्यों अलग अलग पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार बच्चों पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है गंगा के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसलिए हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, तो थोड़ा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों चीजें हमें याद रहती है। अब एग्जामिनर बच्चों यहां तक कहां टिकने वाले थे? इसके बाद एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि गग्गर, गंडक, कोसी या गोमती, चार ट्रिब्यूटरी दी, लेफ्ट बैंक है, इनमें से सबसे एंड में ईस्ट की डायरेक्शन में गंगा में कौन सी जाके मिलती है? अब यहां पे बच्चों उसने हमें फोर्स कर दिया कि हमें डायग्राम या हमें ये देखना पड़ेगा कि जी फोटो देखनी पड़ेगी कि कहां कहां मिलती है, मैप को स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों ये एक बेसिक सा मैप है, ये एग्जैक्ट नहीं है बट एक बेसिक मैप है आपको ये बताने के लिए कौन सी जो हमारी रिवर है वो कहां पे आके गंगा से मिल रही है। जैसे इसमें बच्चों सबसे पहले है ये बड़ी नदी, आप देख पा रहे हो ये गंगा है, ये वाला फ्लो जो है ये गंगा है। ये वाली जो रिवर है ये रामगंगा है, ये वाली रिवर जो है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बाद में महानंदा जो हमने नाम पढ़े। और राइट बैंक में आप देखोगे तो ये यमुना, ये सोन और ये दामोदर, ये तीन रिवर हो गई। अच्छा इसमें एक दो चीज और देखने वाली है, ये देखो बच्चों गंगा दो हिस्सों में टूट गई, बाइफरकेशन जो हमने पढ़ा। दामोदर बेसिकली गंगा में नहीं गिरती है, हुगली में गिरता है, तो मतलब टेक्निकल पॉइंट है, वैसे गंगा हुगली सेम है बट स्टिल दामोदर हुगली नदी में गिरती है। तो ये एक बेसिक बच्चों डायग्राम है जो आपको ये बता रहा है कौन सी नदी पहले, कौन सी नदी वेस्ट, कौन सी नदी ईस्ट में कैसे गिरती है गंगा में। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, कैसे कैसे गंगा में किस सीक्वेंस में गिर रही है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है, इनके बारे में बच्चों आपको ये चीज तो पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन जो हम इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में निकाल सकते हैं वो। अब सबसे पहली चीज बच्चों कि ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ और अगर इंफॉर्मेशन हो तो। जैसे गोमती के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। घाघरा, ये जो घाघरा नदी है तिब्बत से शुरू होती है, सोच के देखिए तिब्बत से आ रही है नेपाल क्रॉस करते हुए। इसको नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और घाघरा का ही जो लोअर फ्लो है इसको सरयू रिवर भी बोलते हैं, सरयू रिवर। ठीक है, और सरयू रिवर के किनारे कौन सा शहर है, क्या इंपॉर्टेंस है सरयू की, आपको पता होना चाहिए। ये मैं बच्चों आपके काम के लिए छोड़ता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि सरयू इंपॉर्टेंट क्यों है, सरयू के किनारे कौन सा शहर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो घाघरा है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सरदा और राप्ती, ये दो नाम है। सरदा नदी को बच्चों काली नदी बोलते हैं और राप्ती, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। सरदा नदी बाय चांस या काली नदी को हम नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे भी बच्चों मानते हैं, इसको बच्चों हम बेसिकली बाउंड्री कंसीडर करते हैं नेपाल और इंडिया की। फिर दूसरी नदी है बच्चों गंडक, गंडक को नारायणी बोला जाता है नेपाल में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। और फिर है कोसी, कोसी नदी जो है ये भी तिब्बत से शुरू होती है।
और कमाल की स्टोरी इसकी क्या है कि ओरिजिनली इंडिया में तो एक सिंगल नदी है, बट नेपाल में ये 7 अलग अलग नदियां होती हैं, 7 अलग अलग स्ट्रीम, इनको सप्तकोशी बोला जाता है। अब ये 7 नदियों का पानी पहले इकट्ठा होता है 3 नदियों में। उन 3 नदियों को हम बोलते हैं बच्चों अरुण कोसी, सुन कोसी और तमूर कोसी। तो ये 7 जो नदियां हैं कि पहले 3 में कन्वर्ट होती है, फिर ये 3 नदियां इकट्ठी होकर एक बड़ी नदी बन जाती है, और वो बड़ी नदी इंडिया में उतरती है प्लेन इलाके में, बिहार में। तो आप सोच के देखो, नेपाल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में सारी नदियां इकट्ठी हुई, और वो नदियां इकट्ठी होकर प्लेन इलाके में जब आ रही हैं, तो एकदम से इतना सारा पानी बिहार के प्लेन में आएगा, तो आप सोच सकते हो क्या होगा, एटलीस्ट रेनी सीजन में क्या होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चों पानी आ जाता है कोसी में। कोसी ओवरफ्लो हो जाती है, दोनों साइड में जितने गांव होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, और बाढ़ की सिचुएशन हर साल आती है। इसीलिए कोसी फेमस है एक नाम से, वो है बच्चों सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक या बिहार का दुख, क्योंकि नदी हमेशा स्टेट को फायदा देती है, ये बिहार को नुकसान करती है, क्योंकि वहां बहुत सारे बड़े एरिया में बच्चों बाढ़ आ जाती है। फिर अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं, तो उसमें यमुना नदी है। यमुना नदी खुद बच्चों एक बहुत बड़ा सिस्टम है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ पीक है उत्तराखंड से, वहां से शुरू होती है, और यमुना की भी बहुत सारी खुद की ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि हिंडन, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सारी जो रिवर है बच्चों, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यमुना की अगर और थोड़ा सा बच्चों में चीज डिस्कस करूं, यमुना इज द longest ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और यमुना इटसेल्फ लगभग 1375 किलोमीटर बच्चों अप्रोक्सीमेट लेंथ वाली है, जो कि एक बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर है। अब इसमें एक नाम है बच्चों जो बड़ा कमाल का नाम है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वो है बच्चों चंबल। चंबल के डाकू, चंबल की नदी। चंबल एक रिवर है, बहुत अच्छी नदी है। चंबल भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरी है बच्चों जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे काली सिंध, शिप्रा और बानस नदी। ये 3 नदियां हैं जो चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तो बेसिकली काली सिंध, शिप्रा और बानस, ये बच्चों चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल यमुना में गिरती है, यमुना बेसिकली गंगा में गिरती है। अब एक और पॉइंट है बच्चों जो गंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या, कि जो यमुना है, सॉरी गंगा है, वो बेसिन वाइज, एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिए, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1/4 एरिया ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लगभग 1/4 एरिया कवर करती है। इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा है, 2525 किलोमीटर। इंडिया में एरिया वाइज देखोगे तो भी बच्चों गंगा सबसे बड़ी रिवर है। बस वॉल्यूम वाइज यानी पानी के लिहाज से गंगा उतनी बड़ी नहीं है, इससे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, बट स्टिल गंगा बच्चों काफी बड़ी नदी है। अगर आपसे कोई पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गंगा है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर, इंडस तो 3180 किलोमीटर है, गंगा से तो बड़ी है। बट लॉजिकली देखिए बच्चों, इंडस इंडिया में सिर्फ 1100 किलोमीटर फ्लो कर रही है, बट गंगा इंडिया में फ्लो कर रही है 2525 अप्रोक्स किलोमीटर। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली गंगा की लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यमुना को डिस्कस किया। यमुना के बाद एक रिवर आती है बच्चों, रिवर का नाम है सोन नदी। सोन नदी ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से, और ये बच्चों नीचे से निकलती है, यानी राइट साइड से निकलेगी, और बच्चों ये ज्वाइन करेगी गंगा को। फिर दामोदर नदी, दामोदर बच्चों छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकलेगी, और बाद में हुगली नदी में जाके मिल जाएगी। अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा, गंगा में मिलने वाली ज्यादातर जो रिवर है बच्चों, वो सारी की सारी या तो बच्चों आ रही हैं हिमालय से, या वो छोटी नदियां किसी बड़ी नदी में गिरेंगी जो हिमालय से आ रही हो। बट सोन एक इकलौती ऐसी बड़ी नदी है जो पेनिसुलर इंडिया वाले रीजन से शुरू होती है, और वो गंगा में जाके मिल जाती है। जबकि दामोदर भी है, बट दामोदर बेसिकली हुगली में गिरती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये तो ये हो गया दामोदर के बारे में। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है झारखंड से, और सोन के बारे में भी हमने बेसिक पढ़ लिया।
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। जो थर्ड हमारी बच्चों रिवर सिस्टम हमने पढ़ना है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है बच्चों को नॉर्थ ईस्ट रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है बच्चों वो है 2900 किलोमीटर। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 720 किलोमीटर इंडिया में। अब ये भी अलग अलग नंबर है, कोई 718 बोलता है, कोई 710 बोलता है, कोई 720, बट आप 700 के आसपास याद रखिए इंडिया में फ्लो करती है। अब ये कहां से निकलती है? ये निकलती है बच्चों चेमायंगदंग ग्लेशियर के पास से। ये चेमायंगदंग ग्लेशियर भी कहां है? तिब्बत में। और कमाल की बात, ये भी आप मान के चलिए कि लगभग मानसरोवर के पास है। तो ये भी मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है चेमायंगदंग ग्लेशियर तिब्बत से। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज, ये तीन नदियां ऐसी है जो मानसरोवर के आसपास से निकल रही है बच्चों। अब ब्रह्मपुत्रा क्योंकि बच्चों निकल रही है तिब्बत से, तो ऑब्वियसली कोई तिब्बतन नाम तो होगा। तो बड़ा फेमस नाम है इसका सांगपो। सांगपो जो है बच्चों काफी बार एग्जाम में आता है, कौन सी नदी को बोलता है? ब्रह्मपुत्रा को। और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से इंडिया आएगी, इंडिया से फिर बच्चों बांग्लादेश जाएगी, और बांग्लादेश में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसको जमुना बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा की कहानी भी बड़ी कमाल है बच्चों। अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं, अब ब्रह्मपुत्रा चलती कैसे, पहले एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा यहां से चली, वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अचानक से ये यू टर्न लेगी और घूम के इंडिया में एंटर कर जाएगी। और ये यू टर्न ले रही है, यू टर्न बच्चों मान लीजिए जिस पहाड़ के आसपास ले रही है, इस पहाड़ का नाम है नमचा बरवा। तो इट फ्लोज इन तिब्बत, टेक्स अ यू टर्न अराउंड नमचा बरवा एंड एंटर इंडियन अरुणाचल प्रदेश, और ये घूम के इंडिया में एंटर करेगी। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग नदी। याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनली दिहांग नदी होती है जब वो इंडिया में एंटर करती है। इट लेटर जॉइंस टू मोर रिवर, दिबांग और लोहित। तो ये बाद में दो और नदियों से मिलती है, दिबांग और लोहित नदी, और तीनों के जॉइंट स्ट्रीम को बोला जाता है बच्चों ब्रह्मपुत्रा। तो याद रखिए, दिहांग, दिबांग, लोहित तीनों आपस में मिलेंगे, और जब तीनों मिल जाती है उसके जॉइंट फ्लो को बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा। बाद में बच्चों ये इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्रॉस करती बांग्लादेश में एंट्री लेगी। बांग्लादेश में ये गंगा से मिल जाएगी, और गंगा के साथ मिलके ब्रह्मपुत्रा बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको बोलता है सुंदरबन डेल्टा। और ब्रह्मपुत्रा बेसिकली पद्मा में मिलेगी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी करा था। बाद में फिर बच्चों दोनों बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगे, और ये एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है इसको बच्चों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बाद के लिए छोड़ देते हैं इसको। अब ब्रह्मपुत्रा जो है, इसकी एक खास बात जो आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम वाइज इट इज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। कि वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे बड़ी रिवर है। यानी वॉल्यूम वाइज मतलब पानी, इसमें इसमें पानी गंगा से ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है? तो परसेंटेज वाइज एक बेसिक नंबर बताता हूं। मान लो इंडिया की रिवर में टोटल 100% पानी है, 100 पानी है, 100 में से 30 पानी ब्रह्मपुत्रा में है, 20 पानी के आसपास गंगा में है। तो लगभग 50-60% इन दोनों रिवर में होता है, और ब्रह्मपुत्रा में गंगा की कंपेरेटिवली बच्चों ज्यादा पानी होता है। अब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तीस्ता, शंकोस, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोपिली, धनसिरी, दीखोऊ, बूढ़ी दीखोऊ, लोहित और दिबांग। और ये बच्चों इनका एक छोटा सा मैप है जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज बच्चों, रूटीन में आपके एग्जाम में ब्रह्मपुत्रा का जो लेफ्ट राइट बैंक है, सीक्वेंस, इसका क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट स्टिल यूपीएससी के एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दूसरे एग्जाम में आ सकता है। तो आप एक बार ये जो मैप है बच्चों, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ो तो आपको बच्चों इतनी कोई डिफिकल्टी ना आए। दूसरा एक और चीज नोट कीजिए, तीस्ता ये रही बच्चों। तीस्ता जो है ना, इसको कई बार हम लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोलते हैं। और ये जो तीस्ता रिवर है, ये इंडिया से बांग्लादेश चली जाती है। अब इंडिया ने क्या कर रखा है, डैम बना के पानी रोक रखा है, तो बांग्लादेशियों को बहुत दिक्कत होती है। तो एक छोटा सा वाटर डिस्प्यूट है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, तीस्ता जल विवाद, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अब इसमें एक और चीज देखिए बच्चों, आप शंकोस, मानस, मानस के बाद यहाँ पे भराली नदी नाम लिखा हुआ है। तो एक नदी है बच्चों भराली।
बेसिकली ये जो कामेंग है इसी को कई बार भराली नदी भी बोल देते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, बाकी नदी है। और जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है उनका भी बच्चों आपको जो लोकेशन है बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट मोटा मोटा एटलीस्ट ट्रिब्यूटरी के नाम आपको याद रहेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों है ब्रह्मपुत्र नदी, और इससे पहले हमने दो बड़े सिस्टम किए बच्चों, गंगा और इंडस। तो ये बच्चों हमारा हो गया ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 1। हमारी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिसुलर रिवर को, और उसके बाद पेनिसुलर रिवर प्लस हिमालयन रिवर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।